हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी 9th का है ना, एनसीईआरटी 9th का चैप्टर 3 है, उसमें से आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये आज आपका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 जो है करा दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और इससे पहले कोशिका और उत्तक का भी सारा एमसीक्यू करा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक दिन जो है टॉप 25 प्रश्न डेली 6 PM पर यह वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी 9 और 10 का जो साइंस का नोट्स है, यानी कंप्लीट नोट्स का हैंड रिटन नोट्स आप अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप जो है व्हाट्सअप करके आप उसको ले सकते हैं। या फिर डेली टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं जो टेलीग्राम पे चलता है पर डे, उसमें जो है नेक्स्ट डे का टारगेट जो है दिया जाता है, तो उसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फ़ी है ना, कुछ फ़ी लेकर के आपको दिया जाएगा, ये फ्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में मैसेज करते हैं कि आपने तो बताया था, मैं इसलिए बताता हूँ कि कुछ न कुछ आपको फ़ी इसमें पे करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, हम प्रश्न पे बढ़ते हैं। जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसमें और बहुत ही अच्छी PDF बनाई गई है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। और थैलोफाइटा वर्ग के पौधे जो क्या होते हैं? जलीय पादप होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे क्या होते हैं? जलीय पादप होते हैं। ठीक है, और इनमें इनकी जो संरचना होती है वह जड़, इनकी संरचना जो है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में बहुत कठिनाई होती है फ़ोन पे, लेकिन इसमें इसकी संरचना जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। ठीक है, थैलोफाइटा वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं उनकी संरचना जो है जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एस्पायरोगायरा। अगला प्रश्न है आपका कि एस्पायरोगायरा किस वर्ग में आता है? एस्पायरोगायरा जो है किस वर्ग में आता है? ठीक है, किस वर्ग का पादप है? तो एस्पायरोगायरा जो है वो थैलोफाइटा समूह का है। ठीक है, थैलोफाइटा समूह का है। किस समूह का है? थैलोफाइटा समूह का है एस्पायरोगायरा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? दोस्तों, ये वीडियो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत करिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। और जो भी क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं उसको अपनी नोटबुक में साथ साथ में नोट करते चलिए, आगे बहुत ही आपको फायदा होगा इससे। ठीक है, कह रहा है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? ठीक है, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ग के पौधे नग्न बीजी होते हैं? किस वर्ग के पौधे जो है नग्न बीजी होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो जितने भी पौधे होते हैं वे सभी क्या होते हैं? नग्न बीजी होते हैं, मतलब बीज के ऊपर से कोई ढक्कन नहीं लगा होता है, यह खुला बीज होता है, इसको हम नग्न बीजी कहते हैं। ठीक है, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जैसे साइकस इसके उदाहरण है। ठीक है, साइकस हो गया और पाइनस हो गया, ये सभी इसके उदाहरण है। किसके? नग्न बीजी के, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे किस वर्ग में आते हैं? यानी फल के अंदर जिसमें बीज होता है वो किस वर्ग में आते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका एंजियोस्पर्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में जो है उसमें बीज के ऊपर से ढक्कन नहीं होता है, और फल के अंदर बीज किस में होता है? तो एंजियोस्पर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ये जो बीज होते हैं इन बीजों का विकास कहाँ होता है? इसमें अंडाशय में होता है। बीजों का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो फल के अंदर जो बीज होता है उसका विकास कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका एंजियोस्पर्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एंजियोस्पर्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पुष्पी पादप के नाम से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस संघ के सदस्यों को स्पंज कहा जाता है? किस संघ के सदस्य को जो है स्पंज कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा पॉरीफेरा, है ना। पॉरीफेरा संघ के सदस्य को क्या कहा जाता है? स्पंज जो है कहा जाता है। ठीक है,
ये मुख्यतः समुद्री होते हैं और इनके शरीर पर जो है छिद्र पाया जाता है छोटा छोटा, ठीक है। ये समुद्री होते हैं और इनके शरीर पर जो है छोटा छोटा छिद्र जो है पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉरीफेरा को स्पंज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संघ के सदस्य के शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है? किस संघ के सदस्य के शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम जो है पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पॉरीफेरा ही हो जाएगा, ठीक है। पॉरीफेरा के शरीर के ऊपर जो है जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री मीन ये सभी किस संघ के जीव है? हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया और समुद्री एनीमोन लिखा है, ठीक है। समुद्री एनीमोन ये सभी जो है किस संघ के जीव है, ये आपको बताना है। इस तरीके से यहाँ पर तो मैंने 3 डाल दिया, कहीं आपको एक ही लिखा रहेगा कि हाइड्रा किस संघ के जीव है, तो ये आपको इस सभी का आंसर क्या होगा, सिलेंट्रेटा। हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन ये सभी किस संघ के जीव हैं? तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव है। यहाँ पर एक भी पूछा जा सकता है, समुद्री एनीमोन किस संघ का जीव है? तो सिलेंट्रेटा संघ का है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में श्वसन किस माध्यम से होता है? हाइड्रा में जो है श्वसन की क्रिया होती है वह किस माध्यम से होती है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं पे थोड़ा सा जो है वो क्या बोल सकते हैं उसको, टाइपिंग मिस्टेक भी है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ड है जो फ़ोन में लेता नहीं है, तो उसको मतलब मजबूरन वही देना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर श्वसन का है, ऐसे ही ले रहा था, तो इसलिए मजबूरी इसमें देना पड़ा, ठीक है। तो हाइड्रा में श्वसन जो है किस माध्यम से होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विसरण के माध्यम से होता है। हाइड्रा में श्वसन किस माध्यम से होता है? तो विसरण के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि चपटा कृमि किसे कहा जाता है? चपटा कृमि जो है किसको कहा जाता है? तो चपटा कृमि आपका राइट आंसर क्या होगा, प्लेटीहेलिमंथीज, है ना। प्लेटीहेलिमंथीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका शरीर जो है चपटा होता है, ठीक है। प्लेटीहेलिमंथीज जो वर्ग के जो जितने भी जीव हैं उनका शरीर क्या होता है, चपटा होता है, इसलिए इसको जो है चपटा कृमि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुनरुद्ध भवन की उच्च क्षमता किसमें पाई जाती है? पुनरुद्ध भवन की उच्च क्षमता जो है वह किस में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा प्लेनेरिया, है ना। किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेनेरिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि को किस नाम से जाना जाता है? बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीमेटोडा को जाना जाता है, ठीक है। नीमेटोडा को जो है बीमारी फैलाने वाले कृमि के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। नीमेटोडा का जो शरीर होता है यह त्रिकोणिक होता है, ठीक है। नीमेटोडा का शरीर त्रिकोणिक यानी त्रिभुजाकार का होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। और इसे बीमारी फैलाने वाला परजीवी कृमि के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हाथी पाँव हो गया, जैसे, ठीक है, जैसे हाथी पाँव हो गया। इस पर भी आगे क्वेश्चन है। चलिए अगला यही क्वेश्चन ही था, कह रहा है कि हाथी पाँव के वाहक कृमि कौन से है? हाथी पाँव के वाहक कृमि कौन कौन से हैं? तो हाथी पाँव के वाहक कृमि जो है फाइलेरिया कृमि, गोल कृमि और पिन कृमि, ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हाथी पाँव के वाहक कृमि कौन से हो जाएंगे? फाइलेरिया कृमि, गोल कृमि और पिन कृमि, इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंचुआ, नेरिस, जोंक जिसको बोला जाता है, ये सभी किस संघ के जीव हैं? केंचुआ, नेरिस और जोंक ये सभी किस संघ के जीव हैं? किसी एक में से तो पूछा ही गया है, केंचुआ तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये किस संघ के जीव है? तो ये सभी एनिलिडा में आते हैं, ठीक है। किस संघ में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं। केंचुआ, नेरिस और जोंक ये सभी किस संघ में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं। इनका शरीर जो है खंड विखंड में बटा होता है। इनका शरीर क्या होता है? खंड विखंड में बटा होता है, ठीक है। और एनिलिडा वर्ग का शरीर जो है वो भी त्रिकोणिक ही होता है, ठीक है, त्रिकोणिक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिलिडा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये आपको बताना है। टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपका क्या है? ऑर्थोपोडा है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा हो जाएगा। इसके रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके रक्त में ऑर्थोपोडा के जो ब्लड होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, HB नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग।
अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खुला परिसंचरण तंत्र जो है ऑर्थोपोडा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑर्थोपोडा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑर्थोपोडा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकड़ी किसकी मदद से जाला बुनती है? बनती है लिखा गया है यहाँ पर, बुनती है होगा, ठीक है। मकड़ी जो है किसकी मदद से जाला बुनती है? तो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर क्या होगा? स्पिन रेट्स की मदद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मकड़ी जो है जाला स्पिन रेट्स की मदद से बुनती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, झींगा में कितनी जोड़ी पाद होते हैं? ठीक है, पाद मतलब समझते हैं पैर। झींगा में कितना जोड़ा जो है वो पैर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 19 जोड़ा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 19 जोड़ा। झींगा में कितना जोड़ी पाद होती है? तो 19 जोड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तिलचट्टा का हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? जो तिलचट्टा आप देखते हैं लाल लाल कलर का, ऊपर से लाल होता है, मतलब उसका हल्का मतलब कह सकते हैं कि लाल होता है उसका पंख। तिलचट्टा का हृदय जो है कितने चैम्बर का बना होता है? ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 चैम्बर का। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलचट्टा का हृदय कितने चैम्बर का बना होता है? तो 13 चैम्बर का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का है। और पहला कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा है, ठीक है। दूसरा पर कौन सा है? मोलस्का है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, खुला संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो खुला संवहन तंत्र जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मोलस्का में पाया जाता है। खुला संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मोलस्का संघ में जो है खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इनका शरीर जो है कैल्शियम, कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। मोलस्का वर्ग के जितने भी जीव होते हैं इनका शरीर जो है कैल्शियम के कवच से ढका होता है, जो कठोर होता है, ठीक है। कैल्शियम कवच से ढका होता है जो कि कठोर होता है, और इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, घोंघा, सीपिया, ऑक्टोपस ये सभी किस संघ के जीव हैं? देखिए घोंघा तो बहुत बार पूछा गया है, और इसके साथ हमने जो है सीपिया और ऑक्टोपस भी ले लिया है। ये बहुत बार पूछा गया कि किस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो घोंघा, सीपिया और ऑक्टोपस जो है आपका किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो मोलस्का। घोंघा जो है, सॉरी इसमें नहीं लगाना है, बी हो जाएगा आंसर। घोंघा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। 2018 वाले ग्रुप डी में भी पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ये तो बहुत बार पूछा गया है, इसकी तो पूछो ही मत, कितने बार पूछा गया। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? और ये सभी लोग जानते भी होंगे, नीला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारा मछली जो है किस संघ का जीव है? तारा मछली किस संघ का जीव है? तो तारा मछली जो है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। तारा मछली किस संघ का जीव है? इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। और इस संघ का जितना भी जीव होता है उसमें जो है अंतःकंकाल कैल्शियम युक्त हड्डी से बना होता है, ठीक है। इसका अंतःकंकाल किससे बना होता है? इसका अंतःकंकाल जो है कैल्शियम युक्त हड्डी से बना होता है, कैल्शियम युक्त हड्डी से बना होता है, ठीक है। और इसमें जल संवहन तंत्र भी पाया जाता है। इसका शरीर कांटा युक्त होता है। इकाइनोडर्मेटा का शरीर जो है कांटा युक्त होता है, इसका शरीर कांटा युक्त होता है, ठीक है। तारा मछली किसका उदाहरण है? इकाइनोडर्मेटा का है। जब आप हमारे एनसीईआरटी पीडीएफ में जुड़ेंगे तो ये जितनी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ वो सब आपको उसमें लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए हैं। आपका कितना सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और यदि आप एनसीईआरटी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उस पर व्हाट्सअप करिएगा। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, उसका आप डेमो जो है आपको पहले दे दिया जाएगा। पसंद आए तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। पर डे आपको 1 चैप्टर दिया जाएगा, 1 मंथ में आपके साइंस जो है कवर किए जाएंगे। और ऑल प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल जो है प्लेलिस्ट में
उपलब्ध है। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ से जा कर के देख लीजिए, तभी आपका साइंस जो है अच्छे से कवर हो पाएगा। ठीक है, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।